हेलो दोस्तों, अभी एग्जाम आने वाला है एलडीसी का जुलाई में। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो क्लास को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना और क्लास को पूरी देखना। तो शुरुआत करें। आज का पहला क्वेश्चन है अपना। तो राजस्थान के भौतिक विभागों की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसमें कथन दे रखे 3, उसमें से आपको 1 से 2 चूज करना है। ओके, तो देखो, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, प्राचीन 33 सागर के अवशेष है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वहीं अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, हारोती, प्राचीन गोंडवाना रेंज के अवशेष है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देखो आप, भारत के भौतिक विभागों की दृष्टि से राजस्थान का मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। किसका हिस्सा है? ये गंगा के मैदान का हिस्सा है। किसका है? गंगा के मैदान का हिस्सा है। ओके, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों बातें सही है। ओके, क्या सही है? ये सही है। ओके, अब इसकी व्याख्या देखें तो देखो, क्योंकि अपन व्याख्या इसलिए देखेंगे क्योंकि आपका जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। ओके, तो देखो, 33 सागर की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग में खारे पानी के स्रोत और जीवाश्म यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ 33 सागर स्थित था। यह भारत के उत्तरी विशाल मैदान का क्या है? हिस्सा है। वहीं गोंडवाना रेंज की बात करें अपन तो अरावली और हाड़ौती का पठार प्राचीन कठोर भूखंड गोंडवाना रेंज के भाग है। यह भौगोलिक रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? विस्तार। तो गलत क्या हो गया? देखो, त्रुटि क्या थी? तो कथन 3 गलत है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल विशाल मैदान का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का नहीं है। ओके, तो कथन क्या है? 1 और 2 सही है। आगे चले। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो आप। दूसरा क्वेश्चन है, देखो, हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होगा जिससे आपकी तैयारी क्या होगी और बेहतर होगी। तो क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना। ओके, देखो, राजस्थान के भौतिक विभागों के क्षेत्रफल और वहां निवास करने वाली जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, एक तरह का भौतिक विभाग, क्षेत्रफल और जनसंख्या दे रखी है। देखो, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल क्या है? 61.11% दे रखा है। वहीं जनसंख्या कितनी? 40%। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ओके, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9% और जनसंख्या कितनी है? 10%। ये बात भी बिल्कुल सही है। वहीं पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या कितनी है? 39%। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। वहीं दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 6.89%। क्या बात सही है? हाँ, ये बात सही है। लेकिन जनसंख्या 11% दे रखी है। क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल सही है। तो चारों युग्म क्या हो गए? चारों युग्म सही हो गए। तो अपना देखो आंसर क्या होगा इसमें? ये यूपीएससी का पैटर्न है, ध्यान देना। अभी हाल ही में यूपीएससी में पैटर्न जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया, तो क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। ओके, तो इसके क्या आंसर क्या होगा? डी, सभी चारों युग्म क्या है? सही है। अब जो उसकी व्याख्या देखिए अपन, तो देखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल राज्य का सबसे बड़ा भाग यानी 61.11% क्या है? क्षेत्रफल रखता है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। वही सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो कहाँ है? पूर्वी मैदानी भाग में, जहाँ पर केवल 23% का क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है? राज्य की 39%। ये राज्य का सबसे उपजाऊ और सघन बसा हुआ क्या क्षेत्र है? कौन सा? राजस्थान का पूर्वी मैदान। वहीं अपन अरावली और पठारी प्रदेश की बात करें तो देखो, अरावली और पठार की बात करें तो अरावली में क्षेत्रफल कितना है? 9%। जनसंख्या कितनी है? 10%। वहीं दक्षिणी पूर्वी पठार में क्षेत्रफल कितना है? 6.89%। वो जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11%। जो आंकड़े क्या है? बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सभी युग्म क्या है? सही है। ओके, अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो आप। तीसरा क्वेश्चन है, निर्माण काल की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीनतम से नवीनतम सही क्रम क्या है? यानी प्राचीन से नवीनतम का सही क्रम क्या है ये बताना अपन को। देखो, सबसे प्राचीनतम क्या है? अरावली है। ओके, अरावली। उसके बाद क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार है। उसके बाद क्या है? पूर्वी मैदान है। उसके बाद क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। तो अपना पहला आंसर ही क्या हो गया? सही हो गया। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऊंचाई के अनुसार बताइए, ठीक है ना, यानी कि ऊंचाई से कम की ओर बताइए या फिर आरोही क्रम की ओर बताइए, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। ओके, सबसे पहले ऊंचा कौन है? अरावली है। उसके बाद क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार है। उसके बाद क्या है? पूर्वी मैदान है। उसके बाद क्या है? पश्चिमी मरुस्थल है। ओके, समझ में आया? अब जो उसकी व्याख्या देखें तो देखो, अरावली की बात करें सबसे पहले तो इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में, जो इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्धिक स्वरूप बनाता है। ओके, वहीं दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था मध्यजीवी काल यानी मेसोजोइक एरा के क्रीटेशियस युग में। कौन से? क्रीटेशियस युग में, जो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था। वहीं पूर्वी मैदान की बात करें तो ये हुआ था क्वार्टरी एरा में। कौन सा? चतुर्थ कल्प में के प्रारंभ में नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ था। वहीं पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो ये सबसे अंत में प्लीस्टोसिन काल में, इसलिए इसे राजस्थान का सबसे युवा बौद्धिक प्रदेश कहा जाता है। ओके, तो निष्कर्ष क्या है? सही क्रम क्या है? अरावली से मरुस्थल की ओर, यानी आंसर ए अपना सही था। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल को मुख्य रूप से 4 उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इसमें शामिल नहीं है? ओके, अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात हो रही है। ओके, क्या क्या है उसमें? गगन का मैदान है, बिल्कुल है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल है। नागौर उच्च भूमि है, बिल्कुल है। लेकिन चंबल बेसिन नहीं है। चंबल बेसिन किसका भाग है? तो ये पूर्वी मैदान का भाग। किसका भाग है? पूर्वी मैदान का भाग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब देखो उसकी व्याख्या देखें। देखो, राजस्थान बांगर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। इसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। गगन का मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर। शेखावटी कहाँ है? तो चूरू, सीकर और झुंझुनू। और का क्या है? आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है। नागौर उच्च क्षेत्र कहाँ है? तो नागौर का ऊंचा और खारा क्षेत्र। वहीं लूनी बेसिन की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है लूनी बेसिन में? तो पाली, जालोर, बाड़मेर, जिसे और क्या बोलते हैं? गोडवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो चंबल बेसिन ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ क्या है? बीहड़ पाए जाते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है। आंसर अपना डी सही था। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन है कथन व कारण का। ओके, इसमें दे रखा है, एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं कथन की ओर। ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में अरावली सर्वोच्च स्थान पर, जबकि पश्चिमी मरुस्थल सबसे निचले स्थान पर है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। वही कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। ओके, ये बात भी सही है। तो देखो, ए और दो तो दोनों सही है, लेकिन क्या ये आर ए की व्याख्या कर रहा है? इस बात की ओर देखो आप। अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। सिर्फ ये दे रखा है, ये सिर्फ क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है ना? लेकिन ये नहीं बता रखा है कि ये पश्चिमी मौसम, मैंने कोई कारण, मतलब कि कारण है ना, वो स्पष्ट नहीं कर रखा है कि यही कारण है इसका कथन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, आगे चले। अब इसकी व्याख्या देखिए अपन। तो देखो, व्याख्या। ऊंचाई का क्रम क्या है? राजस्थान में सबसे ऊंचा भाग अरावली है। औसत ऊंचाई कितनी? 930 मीटर है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठार है, फिर पूर्वी मैदान, अंत में क्या है? पश्चिमी मरुस्थल आता है। यानी कथन ए क्या है? सही है। वहीं अरावली की स्थिति की बात करें तो अरावली वास्तव में एक प्राचीन बलित पर्वत है, जो अवशिष्ट रूप में बचा है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, अतः कारण आर भी क्या है? सही है। अब देखो, संबंध की बात करें तो देखो, अरावली का ऊंचा होना, मरुस्थल का नीचा होना एक भौगोलिक वास्तविकता है। क्या है? भौगोलिक वास्तविकता है। लेकिन अरावली का अवशिष्ट होना मरुस्थल के नीचे होने का कारण नहीं है। इसलिए क्या है? ये संबंध नहीं दर्शाता है। ओके, इसीलिए क्या है? दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या मेल नहीं खाती। तो आपका आंसर भी सही था। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका थार के मरुस्थल की बात करें, देखो थार का मरुस्थल लगभग 86% भाग भारत में और शेष 14% भाग पाकिस्तान में स्थित है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। भारत के कुल थार मरुस्थल का 62% भाग अकेले राजस्थान में स्थित है। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। बाकी 38% कहाँ है? ये मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कथन क्या है? राजस्थान के अतिरिक्त थार मरुस्थल का विस्तार पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में भी है। ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? एक और दो, तीन, तीनों बातें सही है। ओके, अब एक व्याख्या देखिए अपन। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की बात करें तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला है। भारत में इसका 86%, तो पाकिस्तान में कितना है? 14% है। ओके, वहीं राष्ट्रीय विस्तार की बात करें अपन मरुस्थल की, तो भारत में स्थित कुल थार मरुस्थल का अधिकांश भाग यानी 62% भाग कहाँ है? राजस्थान में। शेष 38% भाग कहाँ है? गुजरात, हरियाणा और पंजाब राज्यों में फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें अपन, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,09,142 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,09,142 वर्ग किलोमीटर। निष्कर्ष क्या निकला? तीनों कथन क्या है? सही है। तो अपना आंसर डी बिल्कुल सही था। ओके, आगे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सटीक मानचित्रीय विस्तार के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, देखो क्या क्या है सही है। किसकी बात कर? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सटीक मानचित्रीय विस्तार के बारे में बताना है। मतलब कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका विस्तार कितना है उसके बारे में बताना है। देखो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्या ये बात सही है? ये अपने तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो आप, कथन 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या ये बात सही है? बताओ जल्दी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, देखो अपन व्याख्या देखें तो देखो,
अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मानचित्र में दिए गए डाटा के अनुसार मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो यह प्रदेश 39 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये किसकी बात करें? अपन राजस्थान के मरुस्थल की बात करें। महत्व क्या है ये डेटा, ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो निष्कर्ष क्या निकलेगा, विकल्प बी, ठीक है ना, विकल्प बी सही था अपना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किन दो प्रमुख उपविभागों में विभाजित किया गया है? कौन कौन सा है? पश्चिमी जो मरुस्थल है उनको किन दो उपविभागों में विभाजित किया गया है? कौन कौन सा है? तो उत्तरी मरुस्थल और दक्षिणी मरुस्थल, ये तो गलत है। रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ओके, और इसकी व्याख्या देखिए अपन, तो देखो व्याख्या क्या होगी अपनी। मुख्य विभाजन, पश्चिमी मरुस्थल को एक मुख्य रेखा जो संभवतः 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है को द्वारा दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? रेतीला शुष्क मरुस्थल, दूसरा क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ओके, वहीं सूक्ष्म विभाजन की बात करें तो रेतीला शुष्क मरुस्थल के अंदर भी बालू का स्थित मुक्त प्रदेश है, जैसलमेर बाड़मेर का कुछ हिस्सा को दर्शाया गया है। वहीं अर्ध शुष्क भाग इसमें क्या है? गगन का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन शामिल है। ओके, तो निष्कर्ष हो गया मुख्य विभाजन किसमें? शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। ओके, तो आंसर बी अपना सही था। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कथन व कारण का थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु परिस्थितियां और वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु परिस्थितियां और वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? इस प्रदेश में मुख्य रूप से मरुद्भिद यानी जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वहीं कारण क्या देखा है? देखो, इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क है और मिट्टी क्या है? रेतीली बलुई है। क्या ये कारण सही है? ये बात बिल्कुल सही है। यानी क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या भी करता है। जलवायु क्या है? शुष्क है और मिट्टी रेतीली है, तो जलवायु को वनस्पति कौन सी होगी? मरुद्भिद ही होगी ना। ओके, व्याख्या देखें तो देखो वनस्पति देखो कम वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण, कम वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पौधों की पत्तियां क्या है? छोटी एवं जड़ें क्या होती है? गहरी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं। जैसे बबूल है, फोग है, खेजड़ी है, बेर है, केर है। वहीं जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु विषम है यानी शुष्क है और मिट्टी रेतीली है जो पानी को रोक नहीं पाती, इसी कारण ऐसी वनस्पति विकसित होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला? कारण आर कथन आए दोनों क्या है? सही है और आर की क्या है? सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जलवायु वनस्पति के प्रकार को क्या करती है? निर्धारित करती है। अब समझ में आया आपको? आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेट मिलेगा, मैं आपको और बेहतर वीडियो लेके आऊंगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान के कितने संभागों में मरुस्थलीय विस्तार देखने को मिलता है और इस प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने जिले नवीनतम डेटा के अनुसार शामिल है? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। 3 संभाग और 3 12 जिले, गलत है। 4 संभाग और 12 16 जिले, 5 संभाग और 16 20 जिले, 4 संभाग और 10 जिले, बताओ मुझे क्या है? इसका आंसर होगा बी, 4 संभाग है अभी इसमें और 16 जिले है। यानी मरुस्थलीय विस्तार कितना है? 4 संभागों में है और 16 जिलों में है। पहले कितना था? पहले 13 जिलों में था, लेकिन जब से 41 जिले हो गए तब से इसका विस्तार कितने जिलों में हो गया? 16 जिलों में हो गया। ओके, ध्यान रखोगे। ओके, व्याख्या देखते हैं अपन इसकी। तो देखो संभाग की बात करें तो मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से 4 संभागों बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर में फैला हुआ है। वहीं जिले की बात करें तो वर्तमान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 16 हो गई है। कौन कौन से जिले? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पश्चिमी ब्यावर, फलोदी, डिडवाना, कुंचामन, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर है। ओके, तो निष्कर्ष क्या है? 4 संभाग और 16 जिले। ओके, तो आंसर बी अपना सही था। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है थार के मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कथन पहला क्या है? थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, जिसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या, जैव विविधता और पशु घनत्व पाया जाता है। क्या ये बात सही है? बताओ मुझे फटाफट। ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, इसे विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। यानी अपने तीनों बातें क्या है? सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ओके, यानी डी अपना आंसर सही है। इसकी व्याख्या देखिए तो देखो युवा मरुस्थल, थार मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, जो इसे विश्व के सबसे नए मरुस्थलों की श्रेणी में रखता है। वहीं सर्वाधिक धनी मरुस्थल की बात करें तो अन्य मरुस्थलों जैसे सहारा या गोबी की तुलना में यहाँ
जनसंख्या गणना तो कितना है, 103 व्यक्ति किलोमीटर पर है। वर्षा, वनस्पति और खनिज विविधता बहुत अधिक है। वहीं जैव विविधता की बात करें तो अधिक जैव विविधता के कारण ही इसे पारिस्थितिक रूप से संपन्न मरुस्थल माना जाता है। तो निष्कर्ष क्या हो गया, तीनों कथन क्या है, सही है। तो आंसर अपना डी सही था। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल के भौगोलिक शब्दावली। मरुस्थल के भौगोलिक शब्दावली और ऐतिहासिक नामों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी मरुस्थल के भौगोलिक शब्दावली और ऐतिहासिक नामों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, रेगिस्तान का मार्च। मरुस्थल का निरंतर विस्तार की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। वही रुक्ष क्षेत्र डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा मरुस्थलीय प्रदेश को दिया गया नाम है। ये बात भी क्या है, सही है। गुजरात राज्य चीनी यात्री हेनसुआंग द्वारा इस प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्द है ये गुजरात, ये भी सही है। यानी तीनों युग्म क्या है, सही है। ओके, अब इसकी व्याख्या देखिए अपन। तो देखो, मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, जिसके लिए जैसलमेर का नाचना गांव क्या है, प्रसिद्ध है। वहीं रुक्ष क्षेत्र की बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसकी शुष्कता के कारण, कौन सी नमी के कारण, शुष्कता के कारण इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। यानी गुजरात चीनी यात्री हेनसुआंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसे पश्चिमी क्षेत्र को गुजरात नाम से संबोधित किया था। यानी सभी तीनों ऐतिहासिक भौगोलिक युग्म क्या है, बिल्कुल सही आंसर सी अपना सही है। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यानी 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय इस प्रदेश को किन दो स्पष्ट उप विभागों में विभाजित करती है? जल्दी बताओ इसका आंसर, मुझे कमेंट करो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल, राठी प्रदेश या बागड़ प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त युक्त और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या उसका आंसर होगा? ए बी सी डी, जल्दी कमेंट करो मुझे। इसका आंसर क्या होगा? ए, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ओके, व्याख्या देखिए अपन इसकी। तो देखो, विभाजन रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल के बीच से गुजरती है। इसके पश्चिम में शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा और पूर्व में अर्धशुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा स्थित है। उपनाम की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो शुष्क मरुस्थल है उसे क्या बोलते हैं? राठी प्रदेश भी कहते हैं। वही विस्तार की बात करें तो शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिले आते हैं। निष्कर्ष क्या है? यह वर्षा रेखा शुष्क और अर्धशुष्क मौसम के बीच की विभाजक रेखा है। यानी आंसर भी अपना सही था। आगे चलें, आंसर अपना डी सही था। ओके, क्योंकि देखो राठी प्रदेश को क्या बोलते हैं? रेतीला शुष्क मौसम भी कहते हैं और बागड़ प्रदेश को क्या बोलते हैं? अर्धशुष्क प्रदेश, शुष्क मौसम भी कहते हैं। यानी आंसर ए और बी सही है। ओके, ये देखो गलत हो गया ना, तो थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। इन चट्टानों में किन संसाधनों के विशाल भंडार मौजूद है? किसके? केवल धात्विक खनिज के, सोना और चांदी के? केवल धात्विक खनिज तो नहीं है, गलत हो गया। लिग्नाइट, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, केवल चूना पत्थर और ग्रेनाइट। क्या है इसमें, बताओ मुझे। इसमें क्या है? लिग्नाइट, कोयला भी है, खनिज तेल भी है, प्राकृतिक गैस भी है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे अपन इसकी। तो देखो, चट्टानी संरचना की बात करेंगे अपन। यह क्षेत्र प्राचीन काल में 33 सागर का बाग है, जिसके कारण यहाँ अवसादी चट्टान में क्या है? प्रचुर मात्रा में है। ईंधन खनिज, इन अवसादी परतों के कारण ही यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट, कोयला के बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रमाण क्या है? यहाँ कुलधरा गांव में व्हेल मछली का अवशेष और जुरासिक काल के जीवाश्म मिलना इसकी समुद्री उत्पत्ति को प्रमाणित करते हैं। निष्कर्ष क्या होगा? अवसादी चट्टानें इस क्षेत्र को ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध बनाती। यानी आंसर बी अपना क्या है? सही था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन ए दे रखा है जैसलमेर का सम गांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है इसका? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये बात भी सही है। क्या यही कारण है कि जैसलमेर का सम गांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है? बातें तो दोनों सही है, लेकिन क्या व्याख्या सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करो मुझे। ये बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो व्याख्या देखिए अपन। तो सम गांव जैसलमेर का सम क्षेत्र अपनी रेत के टीलों और शून्य वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान की क्या है?
न्यूनतम वर्षा होती है। बात सही है। वृष्टि छाया प्रदेश अरावली की स्थिति मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण यह मरुस्थल तक पर्याप्त वर्षा नहीं पहुंचने देती, जिससे ये क्षेत्र क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। संबंध क्या है, अरावली की इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही यह अत्यंत शुष्कता पैदा होती है और सम जैसी वनस्पति रहित क्षेत्रों का निर्माण करती है। यानी क्या है, ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा ए, सही व्याख्या भी करता है। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्रों को नियमित करने में, थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियमित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थार का जो मरुस्थल है भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियमित करने में किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कारण है, ये उच्च वायुदाब का केंद्र बनकर मानसून को दूर धकेलता है, ये बात तो नहीं है, दूर थोड़ी धकेलता है। ओके, ग्रीष्म काल में यह निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर का केंद्र बनकर मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप पे जो मरुस्थल है अपना, ठीक है, थार का मरुस्थल वो क्या करता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जिससे क्या होता है, वो मानसूनी हवा को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्योंकि हवा कहाँ चलती है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ध्यान रखना। ओके, अब इसकी व्याख्या देखिए अपन, तो देखो, वायुदाब का खेल, ग्रीष्म काल में मौसम की रेत अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। मानसून का आकर्षण, यह निम्न वायुदाब हिंद महासागर से आने वाली ठंडी और आर्द्र मानसूनी हवा को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। निष्कर्ष, यदि थार का मौसम न होता तो भारत में मानसून की सक्रियता इतनी प्रभावी नहीं होती। ओके, ध्यान रखना। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सामान्य ढाल और यहाँ की जल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, मरुस्थल का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्या ये बात सही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी लूनी है, जो अपना जल कच्छ के रण तक ले जाती है। क्या ये बात सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ का भूजल स्तर बहुत अधिक गहराई तक चला गया है। क्या ये बात सही है, वर्षा की कमी के कारण यहाँ का जो भूजल स्तर है ना, वो बहुत अधिक गहराई तक चला गया है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ओके, डी सही है। अब देखो ढाल देखिए अपन, तो ढाल क्या है, मौसम की ऊंचाई उत्तर पूर्व हरियाणा की ओर अधिक है और दक्षिण पश्चिम गुजरात की ओर क्या है, कम है। लूनी नदी का बहाव इसी ढाल को क्या करता है, प्रमाणित करता है। ओके, नदियों की बात करें तो लूनी यहाँ की प्रमुख जीवन रेखा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर यहाँ के जल संकट को दूर करने का मुख्य साधन है। भूजल अनिश्चित मानसूनी वर्षा और रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ पानी जमीन के नीचे चला गया है। निष्कर्ष क्या हो गया, तीनों कथन इस प्रदेश की जल भौगोलिक स्थिति को क्या करता है, स्पष्ट करते हैं। यानी डी अपना आंसर क्या था, सही था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से थार का मरुस्थल किस विशाल मरुस्थलीय पेटी का हिस्सा माना जाता है। जल्दी मुझे आंसर बताओ, कितना क्वेश्चन लेवल का पूछा है ना। सारा मरुस्थल का पश्चिमी विस्तार है क्या, या ग्रेट प्लेन्यू आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर बी है। ये आपने पढ़े होगा, लेकिन क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, ये देखो आप। ओके, आंसर क्या था, बी। देखो, वैश्विक संबंध की बात करें तो थार का मरुस्थल कोई अलग मरुस्थल नहीं है, बल्कि यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का क्या है, पूर्वी विस्तार है। विस्तार का मार्ग क्या है, यह पेटी अफ्रीका से शुरू होकर, ये मतलब जो पेटी थी ना, अफ्रीका से शुरू होकर फिलिस्तीन, अरब और ईरान होती हुई भारत के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। निष्कर्ष, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन और निरंतर बढ़ती शुष्कता है। ओके, ये क्वेश्चन बात ध्यान रखना, क्योंकि जो आप क्वेश्चन है उसमें एक्स्ट्रा डाटा भी है व्याख्या में। ओके, तो बातें थोड़ी ध्यान रखना, और अगर नोट्स पर नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में स्थित रेतीले मरुस्थल को मुख्य रूप से भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट की संज्ञा दी गई है। ओके, आंसर बताओ मुझे फटाफट। क्या है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और डिमका थाना। जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, व्याख्या देखिए अपन, तो देखो, महामरुस्थल, हालांकि मरुस्थल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के वे हिस्से जहाँ केवल रेत की वैसी विशाल क्या है, विशाल टीले हैं यानी सैंड डूम से पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं, उन्हें ही वास्तविक महामरुस्थल कहा जाता है। विशेषता, यहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है और वनस्पति का अभाव रहता है। ओके, निष्कर्ष क्या है,
सीमावर्ती 3 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर इसके मुख्य केंद्र है। ओके, यानी आंसर क्या है, ए सही था। आगे चल अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल के उप विभाजन के अनुसार बालू का स्तूप युक्त टीलों का क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पर है? जल्दी बताओ। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का बताओ, मुझे जल्दी बताओ। हाँ है, कितना है? तो ये 58.50%। कितने भाग पे? 58.50%। और बालू का स्तूप मुक्त कितना है? तो 41.50। याद रखोगे। अब इसकी व्याख्या देखिए अपन, तो देखो बालू का स्तूप युक्त शुष्क मरुस्थल के लगभग 58.50% भाग पर विभिन्न प्रकार के रेत की टीले, बरखान, अनुप्रस्थ आदि प्रकार के टीले पाए जाते हैं। वहीं बालू का स्तूप मुक्त शेष 41.50 भाग पथरीला या चट्टानी यानी हमारा है, यहाँ टीले नहीं पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में स्थित है। टीलों वाला भाग मरुस्थल में बहुतायत में है, यानी आंसर भी अपना क्या है, सही है। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन क्या है, देखो बालू का स्तूप का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य होता है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बरखान राजस्थान के सर्वाधिक गतिशील और नुकसानदायी बालू का स्तूप माने जाते हैं। ये बात भी क्या है, जल्दी बताओ, सही है या गलत है? ये बात भी क्या है, सही है। ओके, तीसरा बात देखो, बरखान और बालू का स्तूपों के पलायन यानी शिफ्टिंग से रेगिस्तान का निरंतर क्या है, विस्तार हो रहा है। ये बात भी क्या है, सही है। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 तीनों बातें क्या है, सही है। यानी कि आंसर डी अपना सही है। ओके, आगे चले। अब इसकी व्याख्या देखिए अपन, तो देखो स्थानांतरण का काल गर्मियों और मानसून के आगमन से ठीक पहले तेज हवाओं के कारण मार्च से जुलाई के बीच टीले सबसे ज्यादा क्या है, खिसकते हैं। बरखान क्या है, ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। अपनी अत्यधिक गतिशीलता के कारण उपजाऊ भूमि और बस्तियों को ढक देते हैं, जिससे इन्हें सर्वाधिक नुकसानदायी कहा जाता है। वही रेगिस्तान विस्तार इसके इनके निरंतर खिसकने किससे क्या है, मौसलीकरण यानी कि क्या है, मौसलीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। यानी तीनों बातें क्या है, सही आंसर क्या है, डी। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। अब आप अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है पवन की दिशा और स्तूपों के बनने की प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अनुदैर्ध्य, क्या ये पवन की दिशा के समकोण बनते हैं? अनुप्रस्थ, क्या ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं? पैराबोलिक वाले स्तूप महिलाओं के हेयर पिन जैसी आकृति होती है क्या इनकी? हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। यानी 3 का क्या है, 3 है। यानी अनुप्रस्थ का क्या है, लेकिन पवन की दिशा क्या बनते हैं, समकोण बनते हैं। और अनुदैर्ध्य बनते हैं पवन की दिशा के समानांतर यानी अनुदिश बनते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना ए। यानी 1 का 2 है, 2 का 1 है और 3 का क्या है, 3 है। ओके, व्याख्या देखिए अपन, तो देखो अनुदैर्ध्य ये हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में अनुप्रस्थ हवा की दिशा के क्या समकोण पर बनते हैं, जैसे बीकानेर और सूरतगढ़ में। पैराबोलिक ये राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं और इनकी आकृति हेयर पिन जैसी होती है। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशिष्ट बालू का स्तूपों और उनकी विशेषताओं पर विचार कीजिए। तारा बालू का स्तूप ये जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण तथा सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। नेबखा झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले छोटे बालू का स्तूप है। सीप बरखान की भांति होते हैं, लेकिन इनकी केवल एक ही भुजा होती है। देखो 3 तो सही है, मुझे पता है जीता। नेब का भी सही है, लेकिन क्या है, तारा बालू का स्तूप सही है या नहीं है? तो देखो चेक करते हैं, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। व्याख्या देखिए अपन, तो देखो तारा स्तूप ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ हवा की दिशा बार बार बदलती रहती है। नेबखा या सब्र का पीस रेगिस्तानी झाड़ियों के सहारे मिट्टी जमा होने से नेबखा बनते हैं। इसका बड़ा रूप क्या कहलाता है, सब्र का पीस कहलाता है। शिप क्या है, ये एक अनुदैर्ध्य प्रकार का स्तूप है जो बरखान की एक भुजा के कट जाने या हवा के दबाव से बनता है। यानी निष्कर्ष क्या है, ये तीनों ही मनुष्य की विशिष्ट सूक्ष्म आकृतियों को सही परिभाषित करते हैं। आंसर क्या है, डी है। यानी कि सभी बातें क्या थी, सही थी। यानी कि जो पहली बात थी वो भी क्या है, सही है। यानी कि तारा बालू का स्तूप ये जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण तथा सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ओके, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन ही देखते हैं, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अभी तक इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन और बाकी है। कितने क्वेश्चन बाकी है, 100 क्वेश्चन। अगर वो 100 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो ये टॉपिक आपका क्या होगा, दिमाग में एकदम फिट होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।